Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका नेट का भी रिजल्ट वगैरह अब आ चुका है। अब आपकी किसकी? गेट की तैयारी। ठीक है, गेट की तैयारी मेरे ख्याल से सभी ने शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो आज हम आपके साथ आए हैं गेट और जाम के क्रैश कोर्स के साथ। हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स हमने क्रैश कोर्स हमने नेट का भी किया था, उसमें मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स कराया है ना। तो वहाँ पे आपको लगभग जो भी बेसिक चीज़ें हैं सारी वहाँ भी मैंने आपको सही कराया। तो वो आपको नेट के हिसाब से, नेट और गेट का सिलेबस जैसे सेम ही है। ठीक है, तो जितना भी थोड़ा बहुत बेसिक होगा एक बार आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम गेट को देखें, हमने पहले नेट की भी एनालिसिस की थी सारी, हमने उसमें देखा था कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही हमने गेट की और जैम की भी एनालिसिस की है। ठीक है, अब गेट और जैम में जैसे काफ़ी क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर से इनसे आते हैं। ठीक है, और वो मैंने आपको उस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह कराया हुआ है। ठीक है, तो उसको दोबारा कराने का तो क्या फ़ायदा, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिए। अब इसमें हम कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक करेंगे जो आपके, जिसमें से गेट और जैम में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये तो आसानी था, तो ये आपको वहाँ मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा अर्हीनियस इक्वेशन हमारा जैसे पहला टॉपिक है। अर्हीनियस इक्वेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर साल या हर दूसरे साल आपका हर दूसरे साल क्वेश्चन आ ही जाता है अर्हीनियस इक्वेशन से। जैम में भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, जैम में थोड़ा सा कम आता है इसमें से, लेकिन गेट में आपका काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जैम में ऐसा नहीं कि इससे पूछ नहीं सकते, जैम में भी पूछते हैं, लेकिन कंपैरिजन टू गेट कम आता है थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। अब अर्हीनियस इक्वेशन है क्या? ठीक है, अर्हीनियस इक्वेशन कुछ नहीं है, ये आपका एक रिलेशन है किस किस के बीच। अर्हीनियस इक्वेशन आपका एक रिलेशन है बिटवीन किस किस के बीच, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है। जहां भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट दिखे, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, अर्हीनियस इक्वेशन लगानी है। ये आपसे किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से। कैसे? जैसे मान लो आपको टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली उस रिएक्शन की। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, ठीक है, रेट कांस्टेंट दे दिया, आपसे ये पूछ लिया कि ये किस टेम्परेचर पे और होगा, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो असल में अर्हीनियस इक्वेशन होती क्या? अर्हीनियस इक्वेशन आपकी होती है, अर्हीनियस इक्वेशन आपकी होती है K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये आपकी होती है अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बताती है टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले के क्या है आपका? के है आपका रेट कांस्टेंट। के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। के आपका क्या है? एक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ए क्या है? ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, और इसको अर्हीनियस कांस्टेंट भी कई बार बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, टी क्या है? टी आपका टेम्परेचर है। टी क्या है? टी है आपका टेम्परेचर। टी टेम्परेचर हो गया। आर क्या है? आर आपका है गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314। अब यहाँ पे कई बच्चे इसको इतना याद करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अगर फिजिकल कर रहे हो, आप काइनेटिक्स कर रहे हो या फिजिकल कोई भी चैप्टर थर्मो कर रहे हो, तो आपको यूनिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार गेट में तो खासकर गेट में आपको वो क्या करते हैं, कई बार केवल यूनिट कन्वर्जन का ही क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है। तो 8.314 जूल
पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये तो आपके बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। जो यूनिट है, यूनिट में आप फिजिकल में मैंने आपको नेट के क्रैश कोर्स के टाइम भी बोला था कि आप फिजिकल में 70% क्वेश्चन केवल यूनिट से कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट आप हर एक की याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी, ये है आपकी अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बीच में ग्राफ देख लेते हैं। अगर के और टी के बीच में ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमारा ग्राफ किस टाइप का आएगा? ये मैंने यहाँ पे ले लिया के रेट कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने टेम्परेचर। आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन दिख रहा है, तो ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला? जैसे ये है आपका ई रेज टू पर ए बाय टी। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, हम डायरेक्ट इसी से देख सकते हैं कि ई और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। जैसे कि हमने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हुआ? ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा, ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, सही है बात। इतनी वैल्यू अगर हम देखें माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब ऐसा क्यों? अगर आप 2 to 5 जाओ तो वैल्यू क्या हुई है? वैल्यू इंक्रीज करी है आपकी। ठीक है, लेकिन आप -2 से -5 जाओ, यहां पे वैल्यू आपकी क्या हुई है? डिक्रीज करी है। ठीक है, तो माइनस लगाओगे तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ। अब इससे क्या होगा? ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या करेगा? अगर वो इंक्रीज करा तो ये भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी पावर है ना ये। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? के इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी इसके साथ इसका एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ के इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोलते भी हैं कि अगर हम अप्रोक्स 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, वो आपका यहाँ से प्रूव हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी आपने एक ग्राफ देखा होगा। हम इस टाइप से कुछ ग्राफ पढ़ते हैं। जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या फिर एंडोथर्मिक के लिए आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होती है? ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी क्या है ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करूंगा, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया है। ये लो, एक्टिवेशन एनर्जी को अब मैंने इतना कर दिया, तो उससे क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने से अब बैरियर बढ़ गया। बैरियर अगर बढ़ा तो जितने पहले इसमें मॉलिक्यूल उसको पार कर रहे थे बैरियर को, अब उससे कम करेंगे तो क्या होगा? रेट डिक्रीज होगा। रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी और के का उल्टा रिलेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट का क्या है? उल्टा रिलेशन है। हम वो इक्वेशन से भी देख सकते हैं। इक्वेशन से हम कैसे देखेंगे? यहां पे अगर बिल्कुल सेम इसकी तरह अगर मैंने क्या किया, यहां से मैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता हूं, मैंने ई को इंक्रीज किया। ई को इंक्रीज करने से क्या होगा? ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू आप देखोगे वो इंक्रीज करेगी। ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और अगर माइनस लगा दूं आगे, माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये वैल्यू डिक्रीज करी तो ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी? ये भी डिक्रीज करेगी। ये डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? आपका रेट कांस्टेंट के डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप अर्हीनियस इक्वेशन से दोनों टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन रेट के साथ बता सकते हो। ठीक है, इतनी आगे। अब इसके बाद अगर मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं, दोनों साइड मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये कैसे आया? ठीक है, जो मेरी ये इक्वेशन थी k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट पर, ये ln k हो गया,
यहाँ पे ln a हो गया और ये e से ln कटा और ये अपॉन RT आ गया। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इसमें आप ग्राफ बना सकते हो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। बहुत बार इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन? या तो वो आपका ln के वर्सेस 1/t का आपसे ग्राफ पूछ लेंगे, ठीक है, जिसमें x क्या है मेरा, x यहाँ पे मेरा 1/t है, ठीक है, और y है मेरा ln के। इसमें स्लोप m क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी आपकी EA/r, ठीक है, और c की वैल्यू आएगी आपकी ln a। ठीक है, तो यहां से ये आप ग्राफ, आपको पता है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, क्या ग्राफ आएगा? सिंपली जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से डिक्रीज करेगा। अब यहां मैंने इसको यहां पे टच कर दिया, लेकिन ये टच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ln के, यहाँ पे आएगा 1/t। अब ये टच नहीं होगा। क्यों नहीं टच होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ टच कर दें, यानी 0, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 1/t की वैल्यू 0, ये इसका मतलब है t इज इक्वल टू इन्फिनिट। क्या हम इन्फिनिट टेम्परेचर पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, तो इसलिए ये यहाँ पे टच नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। ये आपकी c की वैल्यू है, यानी कि ln a की वैल्यू, ये आपका स्लोप हो गया m। ठीक है बात। अब ये आ गया आपकी, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वो थी, सेकंड ये आ गई। अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे। अब इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है हमारी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, ये आ गई। अब यहां पे आप ध्यान देंगे, जहां भी आप दो रेट कांस्टेंट देखो, K1 K2, किन्हीं दो टेम्परेचर पे T1 T2। ठीक है, आपको अगर दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो दो टेम्परेचर पे, तब आप क्या करोगे? इसमें जैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। यहां से पहले की वैल्यू रखेंगे ln K1 T1 टेम्परेचर पे, सेकंड होगा ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हुआ, यहां से ये किसके इक्वल आएगा, EA अपॉन R कॉमन आया, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, और ये आपका क्या है, लॉग का रिलेशन है। ln C माइनस ln D क्या होता है, ln C/D। तो ये आ जाएगा ln K2/K1। ठीक है, तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इसमें जरूरी नहीं है, इसमें एक चेंज और कर सकते हो। वो एक चेंज क्या कर सकते हैं, अगर वो टेम्परेचर को रखे कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग कर दे, यानी कि EA1 किया और EA2 किया टेम्परेचर को, लेकिन उस टाइम वो क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तब भी आपको सेम इसी पैटर्न से चलना है। यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2 ना होके T कॉमन आ जाएगा, EA1 माइनस EA2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको अगर ऐसा, वैसे तो कभी कभार ही ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस पे आपके ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी आएगी थर्ड इक्वेशन। इसमें आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, अगर दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दे और दो टेम्परेचर की वैल्यू दे दे, तो आपने कहीं नहीं जाना, आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, केवल ये इक्वेशन आनी चाहिए। और वो आपसे क्या एक्टिवेशन एनर्जी पूछेंगे। यहाँ पे R की वैल्यू सबको पता है। ठीक है, तो ये था आपका अर्हीनियस इक्वेशन में। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपसे, इससे अलग ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, ये आपको केवल ये इतना करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद इसके बेस पे अभी आपके कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो देखते हैं। ये आपका रीसेंट क्वेश्चन है, अभी आपके साथ प्रीवियस ईयर का, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको सेकेंड ऑर्डर दे रखा है। केमिकल रिएक्शन ओबे द अर्हीनियस इक्वेशन, कि वो अर्हीनियस इक्वेशन को ओबे कर रहा है। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी एक यूनिट देख, एक यूनिट बतानी है। अब सर आपने यूनिट तो बताई नहीं हमें, है क्यों नहीं बताई हुई? देखो हमारे अर्हीनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू द पावर EA अपॉन RT। हमने ये अभी क्या किया, अभी अर्हीनियस इक्वेशन किया।
इसको बोल रखा है कि रेट कांस्टेंट क्या है, सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑर्डर के लिए आपकी क्या होती है, लीटर पर मोल पर सेकंड, यही यूनिट होती है ना, यानी इस के की यूनिट हमें पता है, और इज इक्वल टू से इस साइड जो यूनिट है इज इक्वल टू से उस साइड भी वही यूनिट होगी, ठीक है बात, इज इक्वल टू से इस साइड आपकी यही यूनिट होगी। अब ये है ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी अगर ये है ई की पावर में या एल एन के साथ, या तो आपका एल एन के साथ या ई की पावर में, अगर आपका कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो यूनिटलेस होता है, या एल एन के साथ हो यूनिटलेस होता है। अब यहाँ पे और वैसे भी देख सकते हो, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल, डिवाइड बाय आर की यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, और टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन से केल्विन इनवर्स कटा, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, जूल से जूल, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये आगे सारी यूनिटलेस, ये क्या होगी, यूनिटलेस। अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है तो जो इस के की यूनिट होगी वही इस ए की यूनिट होगी, के की यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है, तो ए की यूनिट भी क्या होगी, लीटर पर मोल पर सेकंड। अब इसने लीटर की जगह इसने मीटर क्यूब दिया हुआ, मीटर क्यूब भी तो वॉल्यूम ही होता है ना, तो ये आ जाएगी मीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका अब की बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाँ, इसमें जो काइनेटिक्स में मेनली क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यू और एमएसक्यू होते हैं वो थोड़े कम आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पहली बात, न्यूमेरिकल से बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेनली जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं कि सर हमसे न्यूमेरिकल ही नहीं होंगे, ये वो, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आपको दे के रखते हैं, कैलकुलेटर आपको दे के रखते हैं, आपको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू का बटन दबाना है, बताओ क्या महाभारत है इसमें, कुछ नहीं करना। मेन बात है बस न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर दिस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस। द एक्टिवेशन एनर्जी, देखो आगे वही क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, यहाँ पे एक K1 रेट कांस्टेंट दे दिया, उसकी वैल्यू है 0.237 इंटू 10⁻⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। ये कितने पे, एट T1 कितना है, T1 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको K2 दे दिया, K2 क्या है, K2 आपका 2.64 इंटू 10⁻⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड एट T2 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 298 केल्विन। दो टेम्परेचर दे दिए, दो रेट कांस्टेंट दे दिए, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली, यानी ई ए की वैल्यू पूछ ली आपसे। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक ही फॉर्मूला, सर एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, कौन सा, यह है हमारा ln K2 by K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। अरे और छोड़ दो, यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, आपको आर की वैल्यू भी दी हुई थी, यानी आपको इसकी वैल्यू, इसकी सारी वैल्यू तो दे दी, केवल ये निकालना है ना। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में गेट में आपके या तो 1 नंबर के आते हैं 2 नंबर के आता है ना, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से ln K2 क्या आपका, K2 है 2.64, 10⁻⁻⁴ से 4 तो कट ही जाएगा, K1 आ जाएगा 0.237 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर कितना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और ये आ जाएगा, हाँ चलो लिख ही लेते हैं, ये तो इसकी यूनिट कट जाएगी, वैसे भी ln के साथ यूनिट लेस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे 1/T1 कितना है, 1/273 केल्विन,
-1/278 केल्विन। ठीक है, अब सिंपली इसको सोल्व कर लो। यहाँ केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जूल पर मोल में यहाँ से आपका आंसर आएगा। आपसे पूछा किस में है, आपसे पूछा है किलो जूल पर मोल में, तो इसको किलो जूल में यही कन्वर्ट कर लो। किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको इंटू 10⁻⁻3। अब ये किलो जूल पर मोल में चेंज हो गया। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो। ई ए आपकी यहाँ पे मैंने अभी कैलकुलेट करी थी, ये आपके कुछ 65.216, ये आपकी आई थी 65.216 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपकी आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, और वहीं आपका आंसर भी दिया हुआ था बिटवीन 65 एंड 66, आप कुछ भी लिख दो वो आपका आंसर था। ठीक है, तो ये था आपका अर्हीनियस इक्वेशन। मेरे ख्याल से अर्हीनियस इक्वेशन आपको समझ आई होगी। अभी हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक आपकी पैरेलल रिएक्शन और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, इनमें से आपके दोनों जैम में भी और गेट में भी दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, पैरेलल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि जिसमें आपका एक रिएक्टेंट एक ही टाइम में दो प्रोडक्ट दे रहा हो, वो आपकी पैरेलल रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ से ए इट विल गिव बी एंड इट विल गिव सी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपकी पैरेलल रिएक्शन होती है। और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन यहाँ पे हमें रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट ना मिलके पहले हमें कुछ वो मिलता है इंटरमीडिएट, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट मान लो सी था या पी था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होती है। यहाँ पे K1 और K2, और यहाँ भी ये K1 और K2। ठीक है, तो ये आपकी होती है पैरेलल। सबसे पहले तो पहचान है इनकी कि ये इस टाइप की आपकी पैरेलल होगी, इस टाइप की आपकी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होगी। ठीक है बात। अब इसमें आगे देखो, इसमें अब इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। ए विल गिव बी, रेट कांस्टेंट K1, और ए ने ही आपको सी भी दिया, रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ dA/dt और dB/dt इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी। इसको मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, इसको मैं माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू dC/dt इज इक्वल टू K2 इंटू ए। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मिलाऊं मैं, इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो ये माइनस ऑफ dA/dt किसके इक्वल आएगा, ये आएगा K1 प्लस K2 इंटू ए। इसी टाइप से आएगा ना। अब ए को नीचे ले आओ, dt को ऊपर लेके जाओ, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ dA/dt, नो सॉरी ए इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt। ठीक है, अब यहां से लिमिट लगा लो। लिमिट क्या से लगाएंगे, हाँ एक चीज और यहां से ध्यान रखेंगे, ये दे रखा आपका इनिशियली क्या था, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी A0, और t इज इक्वल टू t पे क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन होगी A। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते A था, ये A माइनस एक्स हुआ। ठीक है, और इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं थी, लेकिन t इज इक्वल टू t पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन b होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं y बोल सकता हूँ, और यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ नहीं था, t इज इक्वल टू t पे ये क्या हुआ, ये c हो गया, और इसको मैं z बोल देता हूँ।
ठीक है। तो यहां से जितना x कंज्यूम हुआ वो आपका y और z की फॉर्म में गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहां मेरा x कंज्यूम हुआ था और y और z की फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये आया। अब ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर में भी हमारा ऐसे ही बनता था ना, तो यहां से मेरा क्या आएगा, a इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गई, इसकी पहली इक्वेशन आ गई। ये a क्या है, ये a आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक है। a क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक है। तो यहां से मैंने a निकाल लिया, इसका a निकाल लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, b और c भी तो निकालना है। b और c निकालने के लिए क्या करूंगा, मेरी यहाँ पे इक्वेशन आई थी एक ये वाली, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी जो, इसमें मैं dB बाई dt में k इंटू ए की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। इस a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा। क्या करना है हमने, यहाँ पे जो मेरी ये इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में dB बाई dt इज इक्वल टू k1 इंटू ए की कंसंट्रेशन मैंने जो निकाल लिया वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद मेरी जो कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगी वो किस इक्वल आएगी, वो आएगी k1 इंटू ए नोट डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, ठीक है। ये मेरी बी की। और सिमिलरली अगले इक्वेशन में मैं सी क्या पुट करूंगा, तो सी क्या आएगा, ये आ जाएगा k2 इंटू ए नोट डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू टी, ठीक है। तो ये मेरा क्या आगे, ये मेरी b और c की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ये मैंने a, b और c तीनों की वैल्यू आपको निकाल के दे दी। a कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B एट एनी टाइम t एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एट एनी टाइम t, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ K1 है और यहाँ K2 है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ K1 है, यहाँ K2 है। तो यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K1 बाई K2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये K1 बाई K2 की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से आपको इसको याद कैसे रखना है, ये वाली चीज तो सेम ही है। यहाँ पे K1 क्यों आएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट B था उसका रेट कांस्टेंट K1 था और प्रोडक्ट C था उसका रेट कांस्टेंट K2 था, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं, परसेंटेज ऑफ बी। परसेंटेज ऑफ बी, भाई बी आपका कितना परसेंट है, वो आपका किसके इक्वल आएगा। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो ये ए था, ये बी आया, ये सी आया और इसकी कोई स्टोइकियोमेट्री आ गई, मान लो ये 2b है और ये 3c है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये 2 और b यहाँ लग जाएंगे, 2 और 3, 2k1 डिवाइड बाई 3k2, ठीक है। तो ये आपके यहाँ आ जाएंगे स्टोइकियोमेट्री आपकी, ये k1 और k2 के साथ आ जाती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ बी निकालनी है तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी n1k1 डिवाइड बाई n1k1 प्लस n2k2 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी परसेंटेज ऑफ बी आएगी। परसेंटेज ऑफ सी क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ सी के लिए आपका सिंपली आ जाएगा n2k2 डिवाइड बाई n1k1 प्लस n2k2 इंटू 100, ठीक है। ये आपके n1 और n2 क्या, ये मैंने 2 को मैंने n1 मानना है और 3 को मैंने n2 मानना है, ठीक है। तो ये भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब परसेंटेज ऑफ बी भी आ गई, परसेंटेज ऑफ सी आ गई, कंसंट्रेशन आ गई, सारी की सारी हमने कंसंट्रेशन भी निकाल ली, पूरा ही छूटा गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया आपके ग्राफ। ग्राफ इसमें थोड़े मेन है, ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है।
किस टाइप से था ये? A विल गिव B एंड C, ठीक है। अब इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था? t इज इक्वल टू 0 पे ये आपका A नोट था, ठीक है। t इज इक्वल टू t टाइम पे ये आपका क्या था? A नोट था, और उसको मैं A बोल देता हूँ, जो कि मेरी A कंसंट्रेशन आ गई मेरी ये, मान ली मैंने A मेरी है। उसके बाद t इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा? ये अपना कंज्यूम होना शुरू होगा और इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? A माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि ये आपका कंज्यूम होना शुरू हुआ, तो यहां से ये आपका क्या होगा? कंज्यूम होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया A, ये आ गया A, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रेट कांस्टेंट क्या था? मेरा रेट कांस्टेंट था ये K1 और ये था K2। अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ, और इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ नहीं था, लेकिन t इज इक्वल टू टी टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आ गई B। ऐसे ही इसके t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं था, लेकिन t इज इक्वल टू टी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन आ गई C, ठीक है। अब मैंने मान लिया K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। K1 आपका K2 से बड़ा है। अब यहाँ पे सबसे पहले B की अगर हम कंसंट्रेशन देखें, B आपका पहले 0 पे था, t इज इक्वल टू 0 पे 0 है ना, लेकिन उसके बाद इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आ गई B, तो ये 0 से B पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया B, ये आ गया B। ऐसे ही C अगर देखें हम, C पहले t इज इक्वल टू 0 पे था, उसके बाद ये बढ़ेगा। अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने K1 को बड़ा बोल दिया, K1 को बड़ा बोल दिया, यानी कि ये इस साइड ज्यादा जाएगा, यानी B की ज्यादा बनाएगा, यानी B की आपकी कंसंट्रेशन एट द एंड ज्यादा होगी, C की आपकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आ गया, ये आपका आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C। वहीं अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, मैं बोल दूं कि जो मेरा जो K2 है वो K1 से बड़ा है, K2 K1 से बड़ा है, तो अब वो इस साइड जाएगा ज्यादा, यानी C बड़ा हो जाएगा, C बड़ा हो जाएगा, तो C बड़ा हो जाएगा तो C ऊपर चला जाएगा, और B आपका क्या आ जाएगा? B आपका आ जाएगा नीचे। तब आपका ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पैरेलल रिएक्शन के ग्राफ। यहाँ पे आपकी क्या होती है? पैरेलल रिएक्शन खत्म होती है। अब देखते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। तो ये थी आपकी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। A इट विल गिव B एंड B विल गिव P, ठीक है। तो ये आपकी थी कॉन्जिक्यूटिव। अगर मैं इसको ना देख के केवल इतना देखूं, अगर मैं इसको इतना देखता हूं, तो A B दे रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर हम लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर में A क्या आता है? A इज इक्वल टू A नोट। सबसे पहले एक बार टाइम t देख लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था? इसकी कंसंट्रेशन थी A, ठीक है। ये कुछ नहीं था, ये भी कुछ नहीं था, लेकिन t इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या हुआ? ये आपका कुछ ना कुछ कंज्यूम हुआ होगा। मान लिया मैंने ये x बन गया, तो ये y बना होगा, ये कुछ z बना होगा, तो जो ये आपका a है ये किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। सेकंड चीज, मैंने बस इसको इतना देखा, इतना देखूंगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर जैसा लगेगा तो ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू A नोट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस K1t, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा A, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t। अब हमें क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड इसको मैं C बोल देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम t। B और C की वैल्यू निकालनी है अब हमें, ठीक है। सबसे पहले B की वैल्यू। अब जो B की वैल्यू है, ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है, डेरिवेशन करने की आपको नीड नहीं है, डायरेक्ट हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? एक तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें बस नेगेटिव साइन ही आएंगे, इसमें पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद B का रेट कांस्टेंट क्या है? K1, तो K1 लिख दो, ये लिख दिया मैंने K1,
ठीक है। और जो भी हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं सारी ए नोट की टर्म में लिख रहे हैं, तो ए नोट भी लिख दो, तो ये आ गया ए नोट, K1 ए नोट। उसके बाद डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कुछ भी ऐड तो हम कर ही नहीं रहे, ऐड कर ही नहीं रहे, अब इसमें होगा सारा नेगेटिव। पिछले वाले जब हमने पैरेलल रिएक्शन की थी वहां था K1 प्लस K2, यहाँ आएगा K2 माइनस K1, K2 माइनस K1, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वहां था 1 माइनस ई रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस पावर K1 प्लस K2 इंटू टी, यहाँ K1 K2 को अलग अलग कर दो, K1 K2 को अलग अलग करेंगे, ये आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस K1 टी, ठीक है, माइनस ई रेस टू पावर माइनस K2 टी, ठीक है। तो ये आगे आपकी आ गई कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ज्यादातर आपका इन्हीं दोनों में पूछा जाता है। अगर आपसे कंसंट्रेशन ऑफ सी पूछे, यानी कि ये जेड पूछ रहे हैं, आपने ये क्या है, ये बी क्या है, ये वाई है आपकी, असल में ये क्या है, ये वाई, वाई निकाल लिया आपने। ये ए क्या है, ये ए आपका एक्स, तो ये आपने एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया। और ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए आपकी है ए नोट, ये है ए नोट, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो सी निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से z को निकाल, z इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम c भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके आ गई a, b और c तीनों ही कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना हुआ। अब इसमें एक चीज देखो, ये जो b होगा इंटरमीडिएट, जो ये b इंटरमीडिएट है, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे भी जा सकता है, ठीक है। और मेरे पास b की कंसंट्रेशन तो है ही है ना, b की कंसंट्रेशन तो मेरे पास है, b की कंसंट्रेशन मेरे पास है। और अगर कोई कंसंट्रेशन मैक्सिमम जा रही है, हमने मैक्सिमम मैथ में भी आपका कंसेप्ट होता था, जो भी मैक्सिमा और मिनिमा होता है ना, अगर आपको नहीं पता, अगर एक कोई भी मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, अगर उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो जीरो आता है। जीरो क्यों आता है, क्योंकि जो मैक्सिमा होगा ना, मैक्सिमा आपका कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप, स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या है, ये, और स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप आपका tan थीटा होता है ना, स्लोप tan थीटा होता है, यानी थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसलिए ये आपका क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये आपका मैथ में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्या करूँ, अब ये मैंने मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखना है, तो बी मैक्सिमम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज याद रखना भाई, बहुत सारे क्वेश्चन T4 में भी आपके ऐसे कई क्वेश्चन है जिनमें आपको कुछ नहीं करना, वो इक्वेशन दे देंगे और वो बोल देंगे कि इसके मैक्सिमम पे बताओ। मैक्सिमम पे बताना हमने क्या करना है, सिंपली उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल इक्वेट कर देना, ठीक है। और क्वांटम में भी हम, क्वांटम में भी करते हैं ना, क्वांटम में भी हम जो मैक्सिमा पे उसके, अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम एनर्जी निकालनी होती है, मेनली मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हमें वेरिएशनल पैरामीटर वगैरह निकालना होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट करते हैं, वहां से वेरिएशनल पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो वो सब में यही कंसेप्ट होता है, तो इस चीज को याद रखना। तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद टाइम, तो ये क्या आएगा, ये आपका K1 A नोट डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ये तो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू पावर माइनस K1t माइनस e रेस टू पावर माइनस K2t, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सेम वैल्यू, और जो t के साथ है उसका डिफरेंशिएशन साथ में आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सिंपली उसको निकाल के हम, ठीक है, यहां से अगर हम निकाल लें तो ये क्या आएगा, e रेस टू पावर माइनस K1t इंटू माइनस K1 माइनस e रेस टू पावर माइनस K2t इंटू माइनस K2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ इसको रीअरेंज करना है हमने, रीअरेंज करने के बाद दोनों साइड लॉग लेना ताकि e हट जाए, तो यहाँ से हमारी टाइम की वैल्यू t मैक्स बोलते हैं हम उसके, t मैक्स, तो यहाँ से हमारी t मैक्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है। क्यों, वो t मैक्स क्या बताता है, t मैक्स वो मैक्सिमम टाइम है जब आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ b है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। t मैक्सिमम वो टाइम है, सॉरी मैक्सिमम टाइम नहीं, t मैक्सिमम वो टाइम है जहां आपकी कंसंट्रेशन ऑफ b क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो t मैक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ln K2 माइनस ln K1 डिवाइड बाय K2 माइनस K1, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, t मैक्स होता है।
इससे भी आपसे डायरेक्ट कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको वैसे भी याद रखना है, जो ln के साथ है वो तो यूनिट लेस होगी, यानी ऊपर वाली हमारी क्या होगी, यूनिट लेस होगी। नीचे K1 K2 क्या फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, ये सेकंड इनवर्स है, ऊपर जाके क्या आएंगे, सेकंड में आएंगे। ठीक है, ये सेकंड में आएंगे। और टेम्परेचर क्या, सॉरी टाइम किस में होता है, टाइम सेकंड में ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सही है। आप इसको ऐसे यूनिट से चेक भी कर सकते हो। और इसको याद करने का भी आपका यही तरीका है कि आपको टाइम बनाना है लास्ट में। और बी मैक्स जो हम निकाल लेंगे, फिर हम इसकी बी मैक्स आपका कैसे आएगा, इस टी मैक्स को, इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे बी में, फिर ठीक है, तो वहां से बी मैक्स आएगा आपका, वो किस में आएगा। अब बी मैक्स अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अब ये सारी वैल्यू हम ए नोट की टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, ए नोट लिख दिया। उसके बाद K1 बाई K2 को याद कर लो। K1 बाई K2 को मैंने क्या कर लिया, याद कर लिया कि K1 बाई K2 आएगा। ठीक है, K1 बाई K2। अब K1 ही ऊपर क्यों आएगा, इसको ऐसे याद कर लो कि B का जो रेट कांस्टेंट था वो तो K1 था ना, वो K1 बाई K2। अब यहाँ से K2 को आया गुस्सा कि मेरे को नीचे क्यों रखा, है ना। K2 को गुस्सा आया कि मेरे को नीचे क्यों रखा। K2 इसके सिर पे जाके बैठ गया कि ये ले, मैं तेरे सिर पे ही बैठ जाऊंगा। K2 उसके सिर पे बैठ गया, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे K2 की वैल्यू तो वहां चली गई, लेकिन अब K1 को भी आया गुस्सा कि इसकी वैल्यू इतनी चली गई, इसकी वैल्यू को थोड़ा कम करता हूं। कम कैसे करेगा, डिवाइड बाय K2 माइनस K1। ठीक है, तो ये आ गया K2 माइनस K1, ये आपकी बी मैक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा, आपका अपना तरीका होगा याद करने का, मेरा अपना तरीका याद करने का, मैं अपना ऐसे ही याद कर लेता हूँ इनको। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक होती है, तो आप अपनी भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपकी ए बी, इसमें आपका लगभग कंप्लीट है। अब इसमें आपके ग्राफ बचते हैं। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं अब हम। ये आपका कुछ इस टाइप से था, ए बी पे गया, बी सी पे गया, यहाँ K1 यहाँ K2। ठीक है, चलो ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले ए क्या, ए किसी टाइम टी पे ए नोट था, मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू थी तो मैक्सिमम रखते हैं। ए आपका मैक्सिमम था, उसके बाद कंज्यूम होना शुरू हुआ और यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया ए, ये आ गया ए। ठीक है, उसके बाद सी क्या है, सी प्रोडक्ट है। पहले तो था जीरो, पहले जीरो था, लेकिन लास्ट में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, कुछ ना कुछ बनेगा, तो सी आपका ये आ गया, ये आ गया क्या, सी, ये आपका आ गया सी। ठीक है, ए आ गया, सी आ गया, अब बी बच गया। ठीक है, अब आपके वही दो केस बनते हैं। अब सबसे पहला केस मैं मान लेता हूं K1 इज ग्रेटर देन K2। मैंने मान लिया K1 K2 से बड़ा है, K1 K2 से बड़ा। अब आप यहां से एक चीज समझेंगे कि मान लो आपके पास ये एक टब है, ठीक है, यहां से ठीक है, यहां से आपका पानी आ रहा है इसमें। ठीक है, और यहां आपका एक और नल लगा हुआ है जिसमें से आपका पानी जा रहा है। दो केस हो गया आपके पास। अब अगर मैं मान लूं कि इसका पानी आने का रेट ज्यादा है, यानी K1 ज्यादा है आपका, यहां से आपका पानी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब पानी आ रहा है तो नीला कलर ले लेते हैं ना, ये आपका आ रहा है पानी। ठीक है, पानी आ रहा है यहां से, तो क्या होगा, और यहां से बहुत कम जा रहा है, यहां से बहुत कम जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आने का रेट ज्यादा है, जाने का रेट क्या है, कम है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो सेम यही बात यहाँ पे होगी आपकी, यहाँ पे जो बी होगा ना, वो बी क्या होगा, बी आपका कुछ इस टाइप से इकट्ठा होना शुरू होगा। ठीक है, बी आपका इकट्ठा होना शुरू होगा, लेकिन एट द एंड वो बन तो रहा है ना प्रोडक्ट में, तो वो आपका प्रोडक्ट में भी बनता जाएगा। तो यहां से ये आपका इसका केस आ गया, तो ये आ गया बी।
लेकिन अगर मैं दूसरा केस ले लूं कि K2 इज ग्रेटर देन K1, अगर मैंने K2 ग्रेटर देन K1 ले लिया तो K2 ग्रेटर देन K1 लेने से क्या होगा, K2 ग्रेटर देन K1 लेने से क्या होगा कि यहां से आपका बहुत ज्यादा जा रहा है और यहां से बहुत कम आ रहा है, तो जितना पानी यहाँ पे आएगा वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा ना, जितना आएगा सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, केवल जहां पे जिस लेवल पे ये लगा इतना सा पानी बचेगा, सारा का सारा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो सेम चीज आपकी यहाँ होगी, अगर आपका K2 ग्रेटर देन K1 होगा तो एक बार तो ये बढ़ना शुरू होगा, लेकिन एट द एंड ये एक कांस्टेंट वैल्यू पे ही रहेगा। ठीक है, तब आपकी इस केस में आपकी बी की कंसंट्रेशन कुछ ये होगी, इस केस में ये होगी और इस केस में ये होगी। ठीक है, तो ये थे आपके ग्राफ और ये थी आपकी पैरेलल और कंसेक्यूटिव रिएक्शन। एक बार आप इसको देख लो। ठीक है, चलो अब हम इस पे जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, ये आपका जैम में क्वेश्चन आया हुआ, जैम 2020 में। ठीक है, यहाँ पे एक स्कीम दी हुई है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, देखो दिखा भी रखा है इसने, पहले ज्यादा थी फिर कम होनी शुरू हुई। ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, अब ये आपका क्यू ये वाला, ये कब आया था, क्यू कब आया था, जब वहां पे इकट्ठा होना शुरू हुआ था, तब ये ऊपर गया था ना, जब इकट्ठा होना शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे इकट्ठा होगा, यानी ये आपका K2 इज ग्रेटर देन K4, K2 इज ग्रेटर देन K4। अगर आपका K2 ग्रेटर देन K4 होगा तभी तो आपका Q यहाँ पे इकट्ठा होगा। ये तो हमने अभी किया ना बिल्कुल। तो एक कंडीशन तो आपकी ये आ गई, K2 इज ग्रेटर देन K4, तो एक ए तो आपका आ गया आंसर, ये MSQ टाइप था। उसके बाद S, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट यानी जितना आ रहा है सारा कंज्यूम हो रहा है, जितना आ रहा है सारा कंज्यूम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये K3 K1 से ज्यादा होगा। K3 जब K1 से ज्यादा होगा, K3 इज ग्रेटर देन K1, तभी तो ये जितना आएगा सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से K3 आपका K1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो K3 भी K1 से ज्यादा हो गया। अब उसके बाद एक और चीज देखो, यहाँ S और Q ये पैरेलल और वो दोनों रिएक्शन आपकी मिला दी ना। अब यहाँ देखो S और Q में से ज्यादा कौन बन रहा है, S और Q में से ज्यादा Q बन रहा है। ठीक है, S और Q में से अगर ज्यादा Q बन रहा है तो इसका मतलब जो Q वाला रेट होगा वो S से ज्यादा होगा, यानी Q आपका ज्यादा बन रहा है, यानी K2 इज ग्रेटर देन K1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 K1 से बड़ा है, तो इक्वल तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो आपका गलत ही हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपली ग्राफ से हो सकता था। ठीक है भाई, देख लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा आपको सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसमें है, गेट में है। ठीक है, क्या दे रखा है, इन द रिएक्शन X इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट Y एंड Z कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली वो कन्वर्ट हो रहा है, X आपका Y और Z में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बात, ठीक है। विद रेट कॉन्स्टेंट 6 × 10⁻², इसका रेट कॉन्स्टेंट 6 × 10⁻² मिनट इनवर्स। ठीक है, और इसका रेट कॉन्स्टेंट है 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। ठीक है, उसके बाद इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ X इज 12.5 मोल्स, इसका इनिशियल अमाउंट है 12.5 मोल्स। ठीक है, और इफ द इनिशियल एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y, तो हमें Y के बताने हैं कि आपके कितने होंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको Y की कंसंट्रेशन बतानी है। अभी मैंने आपको B का फॉर्मूला लिखा था ना, B का फॉर्मूला बताया था कि आपकी B की कंसंट्रेशन क्या है, वही चीज़ है। तो Y की कंसंट्रेशन आपकी क्या आएगी, ये इसमें आपका सारा नेगेटिव आ रहा था, तो ये आ रहा था K1 × A0 डिवाइड बाई K2 - K1 इंटू e⁻⁻K1t - e⁻⁻K2t। ठीक है,
ये लिखा था ना, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा K1 कितना दिया हुआ 6 × 10⁻², इंटू आपको ये दे रखी है A की वैल्यू 12.5, ठीक है, डिवाइड बाय K2 - K1, यानी कि ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ माइनस 6 × 10⁻², ठीक है, इंटू -K1 कितना 6 × 10⁻1 -2, और ये कितने टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद पूछ रहा है आपको, तो ये आ जाएगा इंटू 10 माइनस (9 × 10⁻³ इंटू 10, ठीक है। सिंपली इसको सोल्व कर लो, ठीक है। सिंपली इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आपकी कुछ 8 पॉइंट आई थी शायद, ये आपकी आ रही है भाई 5.368, ये आपकी आ जाएगी 5.368 मोल्स, ठीक है। तो यही आपका आंसर था 5.3 to 5.5, ठीक है। 5.3 से और 5.5 के बीच में आपका क्या था, आपका आंसर था, ठीक है। तो ये थे आपके, तो आपके अभी इस टाइम 2 टॉपिक कवर हो गए, एक आर्हीनियस इक्वेशन और एक आपका पैरेलल और कंसेक्यूटिव, ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपने क्वेश्चन भी करके देखे होंगे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एंजाइम कैटलिसिस। अब एंजाइम कैटलिसिस क्या होते हैं, सबसे पहले तो बात है आपका कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हम यूज़ तो करते थे, कहाँ करते थे। कैटलिस्ट आपका क्या होता है, कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है, ठीक है, और ये कम भी कर देता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करते हैं। कैसे करता है, वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अल्टरनेट पाथ कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे ये आपकी कुछ इस टाइप की रिएक्शन थी, ठीक है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, और कैटलिस्ट अगर आपने डाला तो वो क्या करेगा, ना तो वो रिएक्टेंट को चेंज करेगा इनकी एनर्जी, ना वो प्रोडक्ट की चेंज करेगा, लेकिन वो एक अलग पाथ प्रोवाइड कर देगा। इसमें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। अब बिल्कुल पहले यार आर्हीनियस इक्वेशन से देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। एक्टिवेशन एनर्जी इसने कम करी तो क्या कर देगा, रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इसने ये पाथ प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, रेट आपका यहां से क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता है आपका कैटलिस्ट। हाँ, तो कैटलिस्ट आपका कभी भी क्या नहीं करता, जो ये आपकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एच हो गया, के इक्विलिब्रियम हो गया, इन सब की वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता, ठीक है। वो रेट को कम ज़्यादा करता है और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। और ना ही वो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर आपकी कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, उसको कभी भी स्पॉन्टेनियस में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आपका कैटलिस्ट कभी भी आपकी किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी कैटलिस्ट की बात। चलो, ठीक है, कैटलिस्ट हो गए। अब उसके बाद अब एंजाइम कैटलिसिस है। एंजाइम कैटलिस्ट आपके क्या होते हैं, आपके जो नेचुरल अकरिंग जो कैटलिस्ट है वो आपके होते हैं। अब यहाँ से इसका मैकेनिज्म आपका कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत है। मान लो कोई एंजाइम है, कोई सबस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट मैंने मान लिया K1, इसका रेट कांस्टेंट -K1, और जो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो आपका फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका रेट कांस्टेंट मान लिया मैंने K2, ठीक है। इसकी अब वो कंसंट्रेशन भी आपको पता ही है, जो ये E0 जो ये इस टाइप में है, ये आपकी जो फ्री एंजाइम है, ठीक है, जो आपके फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन है टाइम t = 0 पे, ठीक है। और ये E क्या है, सिंपल E आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एट टाइम t, किसी टाइम t पे इसकी कंसंट्रेशन है। S क्या है, S आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है किसी टाइम t पे,
ठीक है। ES क्या है? ES आपकी सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी आपकी P आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। अब इसके बाद इसकी आपके दो तरीके हैं, या तो मैं आपको सारी डेरिवेशन कराऊं यहाँ पे, वो तो बिना कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है आपका, उसका मतलब उससे आपको कोई वो नहीं है, आपको बस लास्ट में रेट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रेट का एक्सप्रेशन पता करते हैं। वैसे कुछ नहीं है, करने को आप कर सकते हो। सिंपली क्या है, रेट आपका क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, ये आपका फास्ट होगा, ठीक है, ये आपका स्लो स्टेप होगा, तो रेट क्या आ जाएगा K2ES, ठीक है। उसके बाद ES पे SS से लगा दो, ठीक है। ES पे SS लगाने के बाद ES की वैल्यू निकाल लो, वो पुट करो, वहां से आपका रेट आएगा। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां से हम डायरेक्ट याद करेंगे, जो रेट होगा ना वो किसके इक्वल होगा। अब कोई भी चीज है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है रेट की, इसकी रेट की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, R max, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम, अब वो अपनी मैक्स या तो मैक्सिमम वैल्यू अपने अटेन कर सकता है, या उससे कम होगा, यही होगा ना। तो या यही से कुछ ना कुछ कम होगा, और कम करने के लिए अगर हम फ्रैक्शन से, किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू कम आती है। जैसे 2 हो गया, मैंने एक फ्रैक्शन ले ली कोई भी 1/2, या फिर 4 हो गया और मैंने 1/2 फ्रैक्शन ले लिया, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू 2 कम हो जाएगी, ठीक है। एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू कम आती है, ठीक है। तो यही चीज है। अब इसको मैं एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने वो फ्रैक्शन मान ली 5/7, ठीक है, 5/7, और 5/7 को मैं लिख सकता हूं 5/5+2, ठीक है। अब 5 मेरा S की जैसा लग रहा है कि सर आपने लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है, ठीक है। तो ये S जैसा लिख रहा है, तो इसको S / S+2 को लिख दो KM, ठीक है। तो 2 को लिख दे KM, ये आपका क्या आ गया, ये आपका रेट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। सिंपल सा, बस वही बात है, ये मेरा याद करने का तरीका, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ, ठीक है। अब KM क्या है, KM आपका मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी सिंपल वैल्यू होगी, इसको आप ES की टर्म में याद करेंगे। ES की टर्म में याद कैसे करेंगे, ES आपका जिस भी स्टेप में कंज्यूम हो रहा है वो आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ES आपका एक तो K-1 में कंज्यूम हो रहा है और एक K2 में कंज्यूम हो रहा है, तो इनको ऊपर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा K-1 + K2 डिवाइड बाय, और जिसमें ये फॉर्म हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, K1 में फॉर्म हो रहा है तो ये आ जाएगा नीचे K1, तो ये मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट की आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब R max की वैल्यू नहीं पता हमें, R max की वैल्यू क्या आएगी, R max क्या है, यहाँ से हमारा R क्या आया था, R हमारा था K2ES, K2ES आया था ना। अब ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू E की क्या हो सकती है, जो उसकी फ्री एंजाइम की वैल्यू है, जो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, ये इसकी क्या हो सकती है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर ये अटेन कर ले, जितने भी फ्री एंजाइम थे सारे के सारे ये आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दे, यानी कि R = K2E0, ठीक है। तो वही तो आपकी R max होगी ना, वही आपका मैक्सिमम रेट होगा, तो R max की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2E0, ठीक है। तो R max की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ही याद करना था। हाँ, एक चीज और इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जो रेट का और सबस्ट्रेट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो जो मेरा ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एक R max मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, R max, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये R max मैक्सिमम का हाफ है, R max/2, तो सबस्ट्रेट की किस कंसंट्रेशन पे वो R max/2 होगा। अगर मैं इसको R max/2 बनाना चाहूँ, अगर मैं Km को भी R max लिख दूँ, Km को मैं R max बोल रहा हूँ, Km को मैं S के इक्वल लिख दूँ, Km को S के इक्वल लिखूंगा, ये 2S हो जाएगा, नीचे S से S कटेगा तो R max/2 आ गया, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन पे ये आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर आपके आते हैं दो ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर आपके दो ग्राफ आते हैं। सबसे पहला ग्राफ कौन सा है, लिनेवन बर्गप्रोट।
वो आपका किस किस के बीच में होता है, 1/r वर्सेस 1/s। जो लिनेवर प्लॉट होता है वो 1/r और 1/s के बीच में होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने लिखा था r इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई एस प्लस के एम, ये लिखा था ना। इसको इन्वर्स कर दो तो ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्स प्लस के एम बाई आर मैक्स इंटू 1/s। ठीक है, तो आ गया ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन आपको आता है कि हमने एक ग्राफ बनाया 1/r और 1/s के बीच में, और उसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो ये है। स्लोप क्या है, ये है आपकी के एम बाई आर मैक्स। के एम बाई आर मैक्स आपका स्लोप हो गया ना, ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है भाई, स्लोप की वैल्यू हमने दे दी और हमने उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी। ठीक है, के एम की वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो एक तो ये हो गया, सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका एडी होफ्स्टे प्लॉट। एडी होफ्स्टे प्लॉट आपका किस किस के बीच में होता है, वो होता है आर बाई एस वर्सेस आर। आर बाई एस और आर के बीच में होता है। किसको कैसे लिखेंगे, ये था आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई एस प्लस के एम, ये था ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आर इंटू एस प्लस आर इंटू के एम इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस। अब मेरे को आर बाई एस बनाना है तो एस से डिवाइड भी कर दो तो ये आ जाएगा आर प्लस आर बाई एस के एम इज इक्वल टू आर मैक्स। अब के एम ज्यादा आ रहा है तो के एम से भी डिवाइड कर दो, के एम से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आर बाई के एम प्लस आर बाई एस इज इक्वल टू आर मैक्स बाई के एम। ठीक है, आर बाई एस को एक साइड रखो, उसको उस साइड लेके जाओ। आर बाई एस इज इक्वल टू आर मैक्स बाई के एम माइनस आर बाई के एम। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये किस किस के बीच में आ गया, ये आपका ये y है इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स आ गया ये भी। ठीक है, आर बाई एस और आर के बीच में, जिसमें स्लोप आपकी 1/km है और सी आपका आर मैक्स बाई के एम है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें आपका क्या रह गया, इसमें अब आपका रह गया टर्नओवर नंबर। ठीक है, टर्नओवर नंबर और कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है, जो टर्नओवर नंबर क्या होता है, टर्नओवर नंबर होता है क्या, टर्नओवर नंबर होता है कि कितने आपके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हुए। ठीक है, कितना आपका सबस्ट्रेट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, डिवाइड बाय कितने आपने, मतलब जो आपका एंजाइम जो कैटलिस्ट है ना, है कितने आपने, कितने मॉलिक्यूल उसके यूज किए, यानी कितने कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल यूज किए। ठीक है, और पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन से भी समझ आ जाएगा कि कितने आपने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए, कितना आपने कैटलिस्ट यूज किया था, कितना पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो ये होता है टर्नओवर नंबर और इसकी वैल्यू K2 के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू K2 के इक्वल होती है। ठीक है, और जो एक होता है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी आपकी आती है K2/Km। कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, K2/Km। ठीक है, तो ये चीज थे आपके पूरा एंजाइम कैटालिसिस कवर। मेरे ख्याल से इससे अलग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन द प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, बोल दिया इसने इनवर्स ऑफ इनिशियल रेट यानी कि 1/r। ठीक है, अगेंस्ट इनवर्स ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट यानी वर्सेस 1/s लिनेवर प्लॉट। ठीक है, ये बनाया इसने, इज अ लीनियर विद स्लोप 0.16, जिसमें स्लोप की वैल्यू कितनी है 0.16। ठीक है, एंड इंटरसेप्ट 2.12, इंटरसेप्ट सी की वैल्यू कितनी है 2.12। ठीक है, द
एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, के एम की वैल्यू इसने पूछ ली, ठीक है, के एम की वैल्यू हम बता देते हैं, ये हमारा गेट का क्वेश्चन है। अब देखो पीछे बार बार क्या निकाल लेंगे, 1/r और 1/s के बीच में c क्या था 1/r और m था km/r मैक्स, तो c क्या था, ये था 1/r मैक्स, इसकी वैल्यू है 2.12 और ये था km/r मैक्स, इसकी वैल्यू है 0.16, ठीक है। तो यहाँ से km की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं, km की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल, तो km इंटू 1/r मैक्स कितना 2.12 इज इक्वल टू 0.16, ठीक है। तो यहाँ से km की वैल्यू क्या आएगी, km आ जाएगा आपका 0.16 डिवाइड बाय 2.12, ठीक है। 4 पे जाएगा ना, 4 पे जाएगा, चुप 16, 4 पंजे 20, 4 3 12, ठीक है। अब ये जाएगा नहीं ना, अब नहीं जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.0 400 5 8 40, तो 0.08 के अप्रोक्स कुछ आएगा, ठीक है, 0.07 कुछ, ऐसे तो 7 आएगा, 0.079 ना, तो 78 देख लेते हैं, और इज डिवाइडेड बाय 53, 0.075, 8 नहीं आएगा भाई, 5 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.075, ये आपकी मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका वो क्वेश्चन, ये आपका जैम में आया हुआ, द टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर अ कैटालिटिक रिएक्शन, आपको बतानी है टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, विद 90% यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें 90% प्रोडक्ट की यील्ड आई है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है आपको, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टर्न ओवर नंबर या टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक ही बात है। वो क्या आएगी, वो आएगी आपने कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज किया। इसने कहा है कि 1 मोल था पहले और 90% यील्ड थी, ठीक है, यानी कि 90% मिला होगा, 1 मोल का 90% 0.9, तो यानी कि 0.9 तो आपने चेंज किया, डिवाइड बाय, अब कितना आपने कैटलिस्ट यूज किया, यहाँ पे 0.01 मोल है, तो ये आ जाएगा 0.01 मोल, ठीक है। और इनटू क्या आएगा पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के लिए अब R इनवर्स है तो R में ही ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5R, ठीक है। इनके तो मोल से मोल कैंसिल और R इनवर्स में ही आपका आंसर आ रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा ऊपर 90/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18R इनवर्स, ठीक है। तो ये था आपका, ये आपका जैम 2019 में ये आपका क्या आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार इसको देख लो, ठीक है भाई। ये हो गया 3 टॉपिक हमारे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा फोटोकेमिस्ट्री, जो ये फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक है, अब ये जैम वाले बच्चों के लिए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक हो रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वो जैम वाले बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है, वो बस किसके लिए, वो गेट वाले बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो ये फोटोकेमिस्ट्री दोनों के लिए है, ठीक है, इसमें आपके जैम में भी क्वेश्चन आते हैं और गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। अब फोटोकेमिस्ट्री में मेनली क्या होता है, सबसे पहले एक ही चीज़ पढ़ते हैं मेनली हम, बीयर लैम्बर्ट लॉ। बीयर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई, हमने एक क्यूवेट में एक सैंपल ले रखा है, ठीक है, और यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट आ रही है, वो वहाँ से बाहर भी निकलेगी, इसकी लेंथ है एक, इसकी लेंथ L है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। मेनली बीयर लैम्बर्ट लॉ में क्या कहते हैं कि हमने एक लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, ठीक है,
एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइटली, और जिसकी क्या थी इंटेंसिटी थी आई नोट। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एक सैंपल से पास किया। सैंपल से पास करने, अब उस सैंपल में हमारा कोई सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन उसको क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी एक पर्टिकुलर आई इंटेंसिटी की लाइट हमारी बाहर निकलेगी। ठीक है, और जो कि इससे कम होगी। ठीक है, और वो जितना एब्जॉर्ब होगा वो आपका किस पे डिपेंड करता है, वो या तो आपके इस लेंथ पे डिपेंड करता है, और जितनी कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन ले रखा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो कितना एब्जॉर्ब होगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, और वो जो इंटेंसिटी जो उसकी डिक्रीज होगी, मतलब वो जितना एब्जॉर्ब करेगा वो आपकी एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगी। ठीक है, वो इस पे डिक्रीज करेगी। अब यहाँ से जो हमारा एब्जॉर्बेंस का सिंपली फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसमिटेंस देख कि इसने कितनी ट्रांसमिट की। जो आपके ट्रांसमिटेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, जो आपकी आई निकली आई इंटेंसिटी की, और आई नोट की आपने क्या करी थी, अंदर गई थी। ठीक है, तो ये होगी आपकी ट्रांसमिटेंस। उसके बाद आती है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होती है, एब्जॉर्बेंस होती है एप्सिलॉन सी इंटू एल। ठीक, कितनी कंसंट्रेशन, सी आपका कंसंट्रेशन किस में होगा, मोल पर लीटर में। ठीक है, लेंथ किस में होगी, लेंथ आपकी होगी सेंटीमीटर में। ठीक है, और एब्जॉर्बेंस क्या होती है, एब्जॉर्बेंस आपकी होती है यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी, इनका इन्वर्स कर दो, ये आ जाएगा मोल इन्वर्स लीटर सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपका एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला आता है। और एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में भी फॉर्मूला है। एब्जॉर्बेंस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, लॉग ऑफ आई नोट बाई आई। ठीक है, इसके इक्वल होती है। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग ऑफ आई बाई आई नोट। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी। एक ये फॉर्मूला आ गया एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का। ठीक है, और एक और, अगर आपको ट्रांसमिटेंस दे रखी हो किसमें, ट्रांसमिटेंस मान लो आपको परसेंटेज में दे दी, तो यहां से आपका फॉर्मूला आता है ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट टी। 2 माइनस लॉग परसेंट टी, तो ये आपका होता है ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट टी। ठीक है, तो ये आपके 4-5 फॉर्मूले थे जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आपके इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये होता है, मेन फॉर्मूला आपके इसी पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ वो लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी, सबसे पहले थी आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ करनी है। ठीक है, दूसरा आपका जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, आपको डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, तीसरा आपका क्या, एक आपका सोल्यूशन हो गया, एक आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एक आपका सोल्यूशन हो गया कि वो डाइल्यूट यूज़ करना है आपको, और एक जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये 2-3 आपके क्या थी, ये 2-3 आपकी इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो ये था। हाँ, अब आता है हमारा एक पार्ट क्वांटम यील्ड। ठीक है, या फिर क्वांटम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड। अब यहाँ एक चीज याद रखें कि जो ये आपकी एनर्जी होगी ये भी आपके मोल की फॉर्म में होगी। ठीक है, ऊपर आपके मोल की फॉर्म में, नीचे आपके भी ये भी मोल की फॉर्म में। अब सर इसको मोल में कैसे लेके आए, इसको मोल में लेके आने का आपका सिंपल सा तरीका है। जो मान लो आपको वेवलेंथ तो देंगे ही। ठीक है, किसी इस वेवलेंथ की आपने एनर्जी यूज की है, तो जैसे 400 नैनोमीटर अगर दे दिया कि 400 नैनोमीटर वेवलेंथ थी आपकी जो आपने वो लाइट यूज़ किया, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है hc/λ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम na से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, देखो h की यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड। ठीक है, c की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, na की यूनिट क्या होती है, पर मोल, डिवाइड बाय लैम्डा की यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, जूल सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल। ठीक है, ये आगे जूल पर मोल, जूल पर मोल मान लिया मैंने। ये आ गई आपकी एक्स,
एक्स जूल पर मोल। यहां से मैं बोल लूंगा कि एक्स मोल की एनर्जी कितनी है, सॉरी ये 1 मोल की एनर्जी आपकी एक्स जूल है, ठीक है। 1 मोल की एनर्जी आपकी एक्स जूल है, ठीक है। यहां पे आपको क्या देके रखेंगे, वो देखे रखेंगे कि आपने इतने पावर का इतना यूज किया। तो पावर हमें पता है, जो हमारी पावर होती है वोट में होती है, वोट आपका किसके इक्वल होता है, जूल सेकंड के इक्वल। जूल, हाँ, वोट आपका जूल सेकंड के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जूल सेकंड के इक्वल आएगा वो, तो वहां से हम जूल निकाल सकते हैं ना, जूल पर सेकंड, सॉरी, ठीक है, जूल पर सेकंड के इक्वल आएगा। तो वहां से हम टाइम से इसको मल्टीप्लाई करके जूल में एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर 1 मोल की एनर्जी एक्स जूल आई, ठीक है, या फिर बोल लो कि एक्स जूल के में 1 मोल है, इतनी एनर्जी का 1 मोल है, तो यहां से जो हमारी एनर्जी आएगी वाई मान लो, ठीक है, उस वाई में कितने मोल होंगे, तो यहां से हम एनर्जी को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको आपको बता ही देता हूँ। एक मान लिया हमने एक 10 वोट का हमने यूज़ किया कितना टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी हाँ, ये आ जाएगी 10 वोट यानी जूल पर सेकंड इंटू 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये आपकी आ गई 600 जूल, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई 600 जूल। तो यहां से अब हमें पता है कि एक्स जूल में 1 मोल है, तो 1 जूल में कितने मोल होंगे, 1/x मोल, ठीक है। और 600 जूल में 1/x इंटू 600 मोल। तो यहां से हमने एनर्जी को मोल में चेंज कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। हाँ, एक कई बार आपसे क्या पूछ रहे थे, ये सिंपल सी चीज है तो, कि जैसे कई बार आपकी जो क्वांटम एफिशिएंसी है ना, इसकी जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 आती है, कई बार 10⁴ की टर्म में भी चली जाती है। इतनी कब आती है, जब आपकी चेन रिएक्शन होती है, जब आपकी क्या होती है, चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन में आपकी वैल्यू इतनी चली जाती है। चेन रिएक्शन में आपकी मेनली जो 3 टाइप के स्टेप होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है आपका इनिशिएटिव, उसमें आपका क्या होता है, रेडिकल की फॉर्म होती है, रेडिकल फॉर्म होता है। जैसे Cl2 है, ठीक है, यहां से आपकी HNu लाइट आएगी, 2 Cl रेडिकल बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका शुरू में इनिशिएटिव स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोपेगेटिंग जो बीच एक होता है लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप, एक होता है क्या, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन जैसे कि 2 Cl रेडिकल है लास्ट में, वो अपना मिलने के बाद Cl2 बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेट हो जाती है यहाँ पे रिएक्शन। तो ये आपका टर्मिनेशन स्टेप होता है। और जो बीच के जितने स्टेप हुए ना वो आपके प्रोपेगेटिंग स्टेप होते हैं, ठीक है। बीच में जितने भी स्टेप हुए वो आपके क्या होते हैं, प्रोपेगेटिंग स्टेप होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। चलो ये देख लिया आपने, क्वेश्चन देखते हैं इस पर। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, A certain wavelength liquid P transits 70%, whereas liquid Q transits 30% of the incident light when separately placed in a spectrophotometric cell with path length 1 cm, ठीक है। तो इसने क्या बोल रहा है, इसने बोल रहा है कि आपका मान ले आपने एक लिक्विड P ले लिया, यहाँ पे P, यहाँ पे जो आपकी ट्रांसमिटेंस हो रही है ना वो आपकी कितनी है, यहाँ पे जो आपकी ट्रांसमिटेंस है वो 70% है, ठीक है। और एक आपने लिक्विड क्यू लिया और यहाँ आपकी ट्रांसमिटेंस है 30%, ठीक है। ये लिया, पाथ लेंथ दोनों की सेम है 1 सेंटीमीटर इन अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ P एंड Q, ठीक है। अब हमने P और Q का एक मिक्सचर ले लिया, P और Q का एक मिक्सचर ले लिया, इसमें P प्लस Q, ठीक है। यहाँ इसने क्या बोला हुआ है, द एब्जॉर्बेंस इन द सेम सेल इज 0.1,
0.25, यहाँ उसने ट्रांसमिटेंस ना देकर आपको एब्जॉर्बेंस दिया इसकी 0.25, ठीक है। अब ये बोला द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड पी इन द पानी मिक्सचर, इसे बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन बताना है कितना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमने शायद पहले देखी थी या नहीं देखी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ट्रांसमिटेंस होता है ना वो आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, ठीक है, यानी कि T इज इक्वल टू T1 इंटू T2, ठीक है। लेकिन जो एब्जॉर्बेंस होता है ना वो आपका एडिटिव इन नेचर होता है, यानी A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। एब्जॉर्बेंस आपका क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। अब यहाँ पे जो P प्लस Q की एब्जॉर्बेंस आई है वो P की एब्जॉर्बेंस प्लस Q की एब्जॉर्बेंस के इक्वल होगा, बस फर्क क्या होगा, उसमें आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन भी ऐड होगा, ठीक है। वॉल्यूम फ्रैक्शन की कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन, कितना आपने P का लिया, कितना आपने Q का लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं। इसकी एब्जॉर्बेंस कितनी होगी, P की एब्जॉर्बेंस ऑफ P इज इक्वल टू, ये परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 2 माइनस log परसेंट T, ठीक है। जो परसेंट T दे रखा है, परसेंट T कितना दिया, 2 माइनस log 70, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बेंस ऑफ Q इज इक्वल टू 2 माइनस log परसेंट T यानी कि 30, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, 0. ये आएगा आपका 0.155, 0.155 और ये आएगा 0.523, ठीक है। इतना आ गया, एब्जॉर्बेंस ऑफ P आ गया, एब्जॉर्बेंस Q आ गई। अब हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है P प्लस Q की, P प्लस Q की A दे रखी है ना, A इज इक्वल, A कितनी दे रखी है 0.25, ये लिख दी मैंने 0.25 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। अब मैंने मान लिया कि जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है ना, जो वॉल्यूम फ्रैक्शन P की, P का वॉल्यूम फ्रैक्शन मैंने मान लिया कि वो है, P का वॉल्यूम फ्रैक्शन है X, मैंने मान लिया ये X है, ठीक है। अगर P का वॉल्यूम फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब दो ही लिक्विड आपके पास, एक P है, एक Q है, ठीक है बात। तो अगर P X है तो Q क्या होगा, Q की वॉल्यूम फ्रैक्शन होगी 1 माइनस X, Q की वॉल्यूम फ्रैक्शन होगी 1 माइनस X, ठीक है। तो यहां पे ये किसके इक्वल होगा, X टाइम एब्जॉर्बेंस ऑफ P, ठीक है, X टाइम एब्जॉर्बेंस ऑफ P प्लस 1 माइनस X, यानी कि जो आपकी वॉल्यूम फ्रैक्शन Q की थी, ठीक है, इनटू एब्जॉर्बेंस ऑफ Q, और ऐड हो रहा है क्योंकि एब्जॉर्बेंस आपकी एडिटिव इन नेचर होती है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा 0.25 इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ P 0.155 ऑफ X प्लस ये कितना था 0.523 टाइम्स ऑफ 1 माइनस X, ठीक है। अब आप यहाँ से सिंपली X निकाल सकते हो, X आपका कितना आएगा 0.74, तो यहाँ से आपकी X की वैल्यू आ जाएगी 0.74, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया कि आपका P का कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन है, ठीक है। आपका एब्जॉर्बेंस होता है एडिटिव नेचर, A इज इक्वल टू A ऑफ P प्लस A ऑफ Q होना चाहिए थे, लेकिन साथ में अगर हम यहाँ से भी देखें कि अगर इनको डायरेक्ट हम ऐड करते हैं तो वैल्यू 0.6 के आसपास कुछ ज़्यादा जाती है, ठीक है। यानी कि उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम फ्रैक्शन लिया वहाँ पे, वॉल्यूम फ्रैक्शन यानी कि इतना अमाउंट, पूरा अमाउंट P का ना लेगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम फ्रैक्शन वहाँ पे लिया गया, ठीक है। ऐसे ही Q का पूरा अमाउंट ना लेगा, उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम फ्रैक्शन वहाँ पे लिया गया, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ P इंटू एब्जॉर्बेंस ऑफ P प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Q इंटू एब्जॉर्बेंस ऑफ Q, ठीक है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा X इज इक्वल टू 0.74, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वो पिछला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, ये आपका गेट में आया हुआ, ठीक है, ये आपका गेट में आया हुआ। ये क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब एट 480 नैनोमीटर विद मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ 15,000, ठीक है। अब ये बोला मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, अब सर हमें तो पता ही नहीं है क्या, ये आपका सिंपल एप्सिलॉन की वैल्यू है, यहाँ पे आप यूनिट से भी पहचान सकते हो, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट आपकी बहुत जगह काम आती है,
ठीक है। यूनिट से अगर आपको इसका पता भी ना हो ना तो आप यूनिट से ही पहचान जाओगे। यहाँ से आपको पाथ लेंथ अगर आपने दी कि पाथ लेंथ ट्रांसमिटेंस आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपका एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। वहां से आप यूनिट से पहचान सकते हो कि ये मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट आपका कुछ नहीं, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इफ द पाथ लेंथ ऑफ द सेल इज 1 सेंटीमीटर, पाथ लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दे दी, ट्रांसमिटेंस आपको 20.5% दे दी। द कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। कंसंट्रेशन क्या होगी हमें पता है, जो एब्जॉर्बेंस होती है वो एप्सिलॉन सी इंटू एल होती है। तो यहाँ से अगर मैं कंसंट्रेशन निकालना चाहूँ तो मेरी कंसंट्रेशन आएगी एब्जॉर्बेंस बाय एप्सिलॉन इंटू एल। अब मेरे पास इन दोनों की वैल्यू तो दे रखी है, इसकी वैल्यू 15,000, लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेंस है, वो भी परसेंटेज में है। तो मेरे को पता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस log परसेंटी, ठीक है। तो लगा दो, ये आ जाएगा 2 माइनस log ऑफ कितना 20.5, ठीक है। तो यहां से ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.688, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.688। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, ये आ जाएगी 0.688 डिवाइड बाय 15,000 इंटू लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर इंटू 1। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.59 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल से ये आपके 2-4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2-4 फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आपको बस ये 2-4 फॉर्मूले ही याद रखने हैं, और जो भी दिया हुआ है उसको एक बार लिख लो कि क्या क्या गिवन आपको दिया हुआ, वहां से अपना फॉर्मूला डिसाइड करो कि आप कहाँ से क्या निकाल सकते हो, ठीक है। अब हाँ, यहाँ तक जैम वालों बच्चों के लिए एनफ है। अब अगला टॉपिक आपको, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देख लो, नहीं अगर आप जैम की कर रहे हो तो आप यहाँ तक आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। हाँ भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या बोलता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपका सिंपली कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है कि आपके मान लो 2 रिएक्टेंट है, मतलब आपका रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज ना होके पहले वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, यानी एक ट्रांजिशन स्टेट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है। वो मैंने मान लिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्स मान लिया मैंने, एक्स है, ठीक है। और वो उनके साथ क्या रहेगा, रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा ये इतना स्टेबल है कि जो एक वाइब्रेशन होगी ना, एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होगी जो, ठीक है, वो एनफ होगी इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। वो एनफ होगी इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। ये मान लिया मैंने के हैज, ये कुछ भी के टू मान लो, तो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोलती है कि आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज ना होके वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जाते हैं, जो कि आपका इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि एक जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है वो एनफ होती है इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा। अगर आप ग्राफ भी देखना चाहो इसका, ठीक है, यहाँ पे आपके थे ए प्लस बी, यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पी है, और जो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी के हैज की वैल्यू लिखना चाहूँ, के हैज क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही आएगा ना, ठीक है। यहां से एक्स हैज की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं इज इक्वल टू के हैज इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही आएगी ना, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हो, ठीक है। एक तो ये आ गई, उसके बाद सेकंड आएगी, सेकंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो एक लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन चाहिए ना, एक वाइब्रेशन चाहिए लो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
वो होगी एच न्यू इज इक्वल टू के बी टी, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी के बी टी बाई एच। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैंने क्यों निकाल लिया, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो पहले कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो मैंने क्या कर लिया, मैंने निकाल लिया मेरे वन में। ठीक है, सेकंड किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो इन दो चीजों पे हमारा रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो मेरा रेट किसके इक्वल आएगा, जो मेरा रेट आएगा R इज इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी है और जो इसकी कंसंट्रेशन है, इसी के इक्वल आएगा ना। ठीक है, क्योंकि इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इनके वैल्यूज रखेंगे दोनों की, ये आ जाएगा के बी टी बाई एच इंटू के हैज इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये मेरी रेट की वैल्यू आ गई। एक तो मेरे रेट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और अगर मैं मान लूं सिंपली अगर मैं देखूं तो ये क्या हो रहा है, मेरे रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। सिंपल अगर मैं मानूं, मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को अगर मैं कंसीडर ना करूं तो मेरा कुछ इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रेट लिखूं तो वो क्या आएगा, वो आएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, यही आएगा ना। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मैं इस के की वैल्यू निकाल सकता हूं। इस के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू के बी टी बाई एच इंटू के हैज, यही आएगी ना। तो ये आ गई मेरी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने किसकी, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल ली। अब इसको मैं ऐसे क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसको किसकी फॉर्म में चेंज करना, अर्हीनियस इक्वेशन की फॉर्म में, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। मैं इसको इसकी फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहां से मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो निकाल ली। अब मेरे पास यहाँ पे के हैज है, के हैज की वैल्यू मेरे को निकालनी है। मेरे को पता है कि जो आपका होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही होता है ना। अब यहाँ पे जो के हैज है ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, के हैज भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही था। ये देखो यहाँ पे के हैज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में ही तो लिखा था। ठीक है, तो इसको भी मैं डेल्टा जी, अगर मैं डेल्टा जी हैज ले लूं किसके लिए, जो आपकी फ्री एनर्जी होगी, जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी फॉर्म में ले लूं तो ये किसकी फॉर्म में आ जाए, माइनस आर टी एल एन के हैज, यही आ जाएगा ना। तो यहां से मैं एल एन के हैज की वैल्यू अगर निकाल लूं, के हैज आपका होगा माइनस डेल्टा जी हैज बाई आर टी। ठीक है, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा के हैज इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा जी हैज बाई आर टी। ठीक है, मेरी एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो मैंने के हैज को डेल्टा जी की फॉर्म में, डेल्टा जी हैज की फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, मेरे को डेल्टा जी पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। ठीक है, तो मैं डेल्टा जी हैज को भी ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी हैज किसकी फॉर्म में आएगा, वो आएगा डेल्टा एच हैज माइनस टी डेल्टा एस हैज। ठीक है, इसकी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं डेल्टा एच निकाल लूं, डेल्टा एच क्या होएगा, डेल्टा एच क्या होता है, ई ए प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसी की फॉर्म में आता है ना। तो यहां से अगर मैं डेल्टा एच हैज निकाल लूं, डेल्टा एच हैज मेरा आएगा ई हैज प्लस डेल्टा एन जी हैज इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहां रख दूं। ठीक है, और फिर डेल्टा जी की वैल्यू मैं यहां रख दूं, और इसकी वैल्यू के की वैल्यू मैं यहां रख दूं। ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी। ठीक है, उसके साथ साथ ये ई हैज आया अभी हमारा, है ना, लेकिन हमें तो ई ए चाहिए ना, हमें तो ई ए चाहिए ना। तो यहाँ आपका आता है गार्डिनर कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली एक आइडिया दे दिया कि इन सब वैल्यू को यहाँ रख के उसके बाद गार्डिनर कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपकी के की एक डायरेक्ट वैल्यू आएगी जो आपको याद रखनी है। के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू के बी टी बाई एस तो था ही, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर उनकी वैल्यू रखी थी तो ई रेस टू पावर डेल्टा एस हैज बाई आर इंटू ई रेस टू द पावर 1 माइनस डेल्टा एन जी हैज, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला वहां से आएगा। उन सब वैल्यूज को पुट करके गार्डिनर कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ये आपका फॉर्मूला आएगा। आपको आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वहां आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो मैंने केवल आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको वहां से वो वैल्यूज ऐसे ऐसे रख के आपका ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब ये आपका अर्हीनियस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ई ए अपॉन आर टी को अलग रखो तो ए की वैल्यू क्या आई, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यू आई के बी टी बाई एच इंटू ई रेस टू पावर डेल्टा एस हैज बाई आर इंटू ई रेस टू पावर 1 माइनस डेल्टा एन जी हैज, ठीक है। तो ये आपकी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू आ गई किसके लिए, जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, ठीक है। एक तो ये आ गई और एक आपकी डेल्टा एच की वैल्यू आती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल्टा एन जी हैज माइनस 1 इंटू आर टी। और ई ए यहाँ पे क्या है, ये जो ये है ये क्या है, ये आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे ई है। और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपकी एंथैल्पी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये आपका एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है। हाँ, एक डेल्टा एन जी हैज आपको और याद करना है। डेल्टा एन जी हैज आपका क्या आता है, ये होता है 1 माइनस मोलिकुलरिटी, 1 माइनस मोलिकुलरिटी, ठीक है। डेल्टा एस हैज क्या होगा, वो एंट्रोपी होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। मतलब इसमें जितनी भी वैल्यू है ना उनके मीनिंग वही है भाई। एस आपका एंथैल्पी के लिए होता है ना, सॉरी एंट्रोपी के लिए होता है, एच आपका एंथैल्पी के लिए होता है, ई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए होता है। लेकिन ये सारी वैल्यू किसके लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। अब ये आपका इतनी आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी जो आपको इतने फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। फिर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का आता है और आपको किस टाइप से इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जैसे ये आपका अभी गेट 2022 में आया था, गेट 2022, ठीक है। रीसेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर आया था आपका। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन इज दिस। इसने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन इज दिस, ये नहीं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन बताओ। जहां भी आपने इस टाइप से देखा ना एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, यानी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बतानी है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन बतानी है आपने, ठीक है। डेल्टा एच हैज लिख लो इसको, डेल्टा एच हैज, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है आपने, वो किसके इक्वल थी, वो थी ई ए प्लस डेल्टा एन जी हैज माइनस 1 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो ये थी आपका, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। मेरे को एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन जो कुछ आपसे पूछा पहले उसका फॉर्मूला लिख लो जो आपको आता है, ठीक है। मेरे को इसका एक यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें मेरे को द एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 10.5, यानी मेरे को इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन। एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन है तो जो आपकी रिएक्शन है मोलिकुलरिटी
यही हो जाएगी। तो ये मोलिकुलरिटी दे रखी है, यहाँ पे मोलिकुलरिटी मेरे को इसको पता है ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, तो मेरे को मेरी डेल्टा एन जी हैज क्या होती है, डेल्टा एन जी हैज होता है मेरा 1 माइनस मोलिकुलरिटी। तो अगर मैं इसको करूँ 1 माइनस 2 तो मेरे आ जाएगी -1, यानी मेरे पास डेल्टा एन जी हैज की वैल्यू भी है। ठीक है, 1 तो मेरे पास है ही, आर मेरे को पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी मेरे पास आर भी है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, यानी कि मेरे पास टी की वैल्यू पे, अगर मेरे पास सारी वैल्यू है तो मैं डेल्टा एस निकाल सकता हूँ। ठीक है, आप गेट में ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही देखोगे कि आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, कोई कुछ क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा देते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, आपको सारी वैल्यू देके रखते हैं वो, आपको बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ से डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा, वो आएगा ई ए। ये पूछा आपको इन किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल पर मोल में ही रखते हैं। ये की वैल्यू क्या है 10.5, ये आ जाएगी 10.5 किलो जूल पर मोल। हाँ, गेट में एक चीज और ध्यान रखें, गेट में आपको यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, गेट में आपको यूनिट का हर एक, अगर आप सोल्व भी करो तो यूनिट साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, माइनस प्लस डेल्टा एन जी हैज आपकी -1, ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसको डायरेक्ट -2 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा -2 इंटू आर कितना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, किलो जूल में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब इंटू टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल, तो ये भी किलो जूल पर मोल और ये भी किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा एच किस में आया, ये भी आया किलो जूल पर मोल में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आपको कुछ 5.46 के आसपास कुछ ऐसा आएगा, 5.46 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट इनको सोल्व करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट 2 नंबर का क्वेश्चन था। चलो भाई, उसके बाद ये आपका किस में आया था, ये आपका गेट 2018 में आया था शायद, 18 पता नहीं 19 में आया था। ठीक है, ठीक, अकॉर्डिंग टू एयरिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोल लो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का क्वेश्चन है। फॉर अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन, आपको एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन दे दी। ठीक है, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज नो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं वाइब्रेशन तो हम एक वाइब्रेशन तो यूज करते हैं ना। ठीक है, तो वाइब्रेशन तो एक होनी चाहिए, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट दे नेवर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट, नहीं वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उसी एक से वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद वन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दैट लीड टू प्रोडक्ट, नहीं हाई की हमें जरूरत नहीं, वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि आपकी जो एक लो फ्रीक्वेंसी की भी वाइब्रेशन होती है ना, वो भी आपके प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, बचा क्या, वन लो वाइब्रेशन दैट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से गेट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इससे कई बार ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, मेन मैंने आपको 4-5 टॉपिक करा दिए। हाँ, एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी मैंने पीछे नेट का क्रैश कोर्स कराया था, उसमें वो मैंने अच्छे से करा रखा है, आप एक बार वहाँ जाके उसको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा है। और इसमें आपको करना सारा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 1-2 ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ से ये एनालिसिस करके ये टॉपिक लिए गए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं में से आएगा, किसी और टॉपिक से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इनमें से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है थोड़ी। ठीक है, बस ये बात है। ठीक है, तो आपको करना सारा है, लेकिन इन टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरीके से करना। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपके कई बार जैसे आर्हीनियस इक्वेशन से आपके पिछले 5-6 साल में 3-4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं।
तो इसलिए ये टॉपिक लिया गया, लेकिन आपको करना सारा चैप्टर है ताकि 1-2 क्वेश्चन आए तो उसको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलो, तो ये थी आपकी केमिकल एंड काइनेटिक्स। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।